नमस्ते। मेरे साथ प्रोफ़ेसर अभय दुबे और हमेशा की तरह इस हफ़्ते का जो मुख्य बातें हैं, उस पे बातचीत। चीज़ें थोड़ी बड़े-बड़े राजनीतिक घटनाक्रम मेरे ख़्याल में हो रहे हैं। देश की राजनीति को जो दिशा देंगे, बदलेंगे और उसपे मेरे हिसाब से बहुत बड़ी बात हुई है जातिगत जनगणना। जातिगत जनगणना प्रोफ़ेसर साहब, मुझे ऐसा लगा कि बहुत दिन तक कैबिनेट मीटिंग चल रही है। बाहर मीडिया कह रही थी कि उसमें तैयारी हो रही है कि कौन-कौन जहाज़ में बैठ के कैसे बम मारा जाएगा, कितने बम मारे जाएँगे, ये सब बातें हो रही थी। फिर ये हुआ कि आरएसएस के भागवत साहब आए हैं, वो बातचीत करने आए हैं। लेकिन कुल जमा ये समझ में आया कि बातचीत ये हो रही थी कि कैसे जो चुनावी नुकसान हो रहा है उसको सँभाला जाए और उसके एवज में उनको लगा कि जातिगत जनगणना के सिवा इनके पास कोई रास्ता नहीं। जातिगत जनगणना का कैबिनेट डिसीजन ये होना कि हम इसको कराएँगे, मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ी इस देश में हाल के दिनों में ये देखना है कि राहुल गांधी की जिद के आगे, मैं इसको जिद इसलिए बोलूँगा कि वो व्यक्ति अकेला था जो कई 2 साल से कम कह ही रहा था कि चाहे कुछ हो जाए, चाहे वोट का नुकसान हो लेकिन जातिगत जनगणना। और वो तो हुँ, उसने पार्लियामेंट में ललकारा था कि इसी जगह हुँ, बैठ के जातिगत जनगणना होगी, आरक्षण होगा। हुँ। तो अब अंतोगत्वा सरकार को ये मानना पड़ा है कि जातिगत जनगणना कराई जाएगी। मैं पहली टिप्पणी इस पे ले लूँ कि इससे भारत का एक जो आने वाला समय है, उसमें मैं केवल राजनीति नहीं, एक सामाजिक संरचना, जो पार्टिसिपेशन की बात थी, उसपे भी प्रभाव पड़ेगा। पहली टिप्पणी इस पे अभय भाई। देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि जिस वक़्त सारा देश पहलगाम के ऊपर सोच रहा था, हम सब लोग अ, आतंकवाद से कैसे निपटा जाए और कैसे भारत बदला ले अपना बेकसूरों की हत्या का। अ, उसी वक़्त भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जातिगत जनगणना करने का ऐलान कर दिया। अभी थोड़े दिन पहले तक तो वो कह रहे थे कि ये तालिबानी तालिबानी लोग हैं, इस तरह की माँग कर रहे आप या योगी आदित्यनाथ ये कह रहे थे कि ये तालिबानी लोग हैं, ये दलितों का आरक्षण छीन लेना चाहते हैं, इसलिए ये माँग कर रहे थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इसको समाज को बाँटने वाली गतिविधि के तौर पर पेश कर रहा था। सुनील अंबेकर ये कह रहे थे कि जातिगत जनगणना को चुनाव प्रचार का साधन, चुनावी फायदे के साधन के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। नरेंद्र मोदी जातिगत जनगणना के खिलाफ न जाने कितने वक्तव्य दे चुके थे। जब राहुल गांधी ने ये बात संसद में कही थी कि हम जातिगत जनगणना करवा के मानेंगे और यही संसद में होगी, तो उसके बाद अनुराग ठाकुर ने खड़े होकर उनसे उनकी जाति पूछी थी। तो इससे आप अंदाज लगा लीजिए। और अभी पहलगाम घटना के तुरंत बाद भारतीय जनता पार्टी के छत्तीसगढ़ के हैंडल से वो कार्टून प्रसारित हुआ था जिसके अंदर एक लाश पड़ी हुई है और कहा जा रहा है कि जात पूछकर नहीं, धर्म पूछकर गोली मारी। तो इससे आप अंदाज लगा लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी आखिरी क्षण तक जातिगत जनगणना का विरोध करती रही है, आखिरी क्षण तक। लेकिन अंदर ही अंदर जाहिर है कि इसके ऊपर वो विचार भी कर रही होगी कि भाई क्या करना चाहिए, क्योंकि 4 जून 2024 को जो नतीजे आए थे, उससे एक बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई थी कि जो दलित और ओबीसी वोट हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के जेबी वोट नहीं है। वो आते जाते रहते हैं, भाजपा को भी मिलते हैं, उसके बाद चुनाव, हरियाणा के चुनाव में भी मिले, महाराष्ट्र में भी मिले, वो सब बात सही है। ऐसी बात नहीं कि वो भाजपा के स्थायी रूप से खिलाफ हों, उनका एक हिस्सा स्थायी रूप से खिलाफ है, लेकिन जो भाजपा में वोट जाते हैं, कोई गारंटी नहीं कि ऊंची जातियों की तरह वहीं बने रहेंगे, वो अगले चुनाव में दूसरी तरफ भी जा सकते हैं। तो ये जो खतरा है, एक तो खतरा ये बहुत बड़ा था जिसके ऊपर उन लोगों को बहुत ही गंभीरता पूर्वक विचार करना पड़ा। दूसरा खतरा ये था कि जातिगत जनगणना की मांग से लगातार छवि ये प्रोजेक्ट हो रही थी कि ये पार्टी अंततः है ब्राह्मण बनिया पार्टी, इसीलिए ये भाग रही है। रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट भी इन्होंने सार्वजनिक नहीं की, जो कि पिछड़ी जातियों के बारे में थी, और उसके ऊपर ऐसा कोई विश्वकर्मा योजना को छोड़ के समझा नहीं जाता। मैं तो अंदाज लगाता हूं शायद विश्वकर्मा योजना रोहिणी कमीशन के आंकड़ों से प्रभावित रही होगी। इसके अलावा तो कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाया उन्होंने जो कहा जा सके कि इतने दिनों तक रोहिणी कमीशन की जांच करवाई, इतने बार उसकी डेडलाइन बढ़वाई, लेकिन आपने उसके आधार पर कोई काम किया हो, कुछ भी नहीं किया। इसका सीधा मतलब था कि भाजपा की छवि जो बड़ी मुश्किल से बदली थी उन्होंने कई जगहों पे, वो फिर से ब्राह्मण बनिया पार्टी के रूप में होने जा रही थी। ये दोनों चीजें इन लोगों के लिए बहुत चिंताजनक थी। तो इन्हें एक ऐसा कदम उठाना था जो कि दूरगामी तौर पर प्रभावी हो। अभी चूंकि सारा देश इनसे बार बार पूछ रहा था कि भाई ये बताइए, गिरेबान
सारा देश इनका गिरेबान पकड़ के इनसे बार बार पूछ रहा था कि आप क्या कर रहे हैं पहलगाम के ऊपर। तो ऐसे में उन्होंने जातिगत जनगणना की घोषणा करके एक तो उसका फौरी लाभ उठाने की कोशिश की कि इससे बहस थोड़ा उस जगह से हट जाएगी, और दूसरे वो दूरगामी कदम जो उठाने के बारे में सोच रहे थे वो उठा लिया। अच्छा, दूरगामी कदमों के बारे में ये नहीं पता होता है कि उसका अंतिम परिणाम क्या होगा, वो आपके खिलाफ जाएगा कि आपके पक्ष में जाएगा, आप केवल अंदाजे लगा सकते हैं, आप केवल आकलन कर सकते हैं। तो भाजपा ने ये कदम जरूर उठा लिया है, लेकिन भाजपा को भी नहीं पता है या किसी को भी नहीं पता है कि ये किसके राजनीतिक लाभ किसके पास जाएगा इसका, क्योंकि इन चीजों के राजनीतिक लाभ जो है वो तुरंत शुरू होते हैं। तारीख भी घोषित नहीं हुई, कब शुरू होगी, अभी बजट में पैसे भी नहीं है, बजट में 500 करोड़ रुपए से कुछ ज्यादा है, चाहिए कम से कम 4.5-5 हजार करोड़ रुपए चाहिए, तभी जनगणना होगी। अब जनगणना जब शुरू होगी उसके बाद 6 से लेकर 8 महीने या 10 महीने तक जनगणना संपन्न होगी, फिर उसके आंकड़े आएंगे, फिर उन आंकड़ों के आधार पे देख समझ में आएगा कुछ कि क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है। तो सब कुछ अभी भविष्य के गर्भ में है, लेकिन कुछ बातें जो स्पष्ट रूप से निकल के आई हैं जिन पे हम लोग रेखांकित कर सकते हैं, वो मैं जरूर आपके सामने रेखांकित करें। भाजपा को लगता यह है कि जातिगत जनगणना से आजादी के बाद जो बनी बड़ी बड़ी राजनीतिक पहचानें हैं, वो जो उसे हिंदूवादी एकता करने से रोकती हैं, वो उन पहचानों को, वो पहचानें अपनी जगह से हिल जाएंगी। जैसे द्रविड़ पहचान जो है उसको भाजपा मानती है कि ये हमें दक्षिण भारत में घुसने से रोकती है। तो अगर वहां सब जातियों के नंबर आ जाएंगे, सब जातियां एक दूसरे से कम प्रतियोगिता करना, कल्पना है भाजपा की, ये होगा कि नहीं होगा मैं नहीं कह रहा हूं, तो फिर उससे द्रविड़ पहचान में दरार पड़ सकती है। दूसरे जो मुस्लिम पहचान है उसमें भी भाजपा इससे दरार डालना चाहती है। वो चाहती है कि भाई जो अशराफ है वो तो मुट्ठी भर है, और जो अजलाफ और अजराल, अजलाफ मीन्स ओबीसी, पसमानदा, और अरजाल यानी उनके दलित, इनकी गिनती अगर हो जाएगी तो जो अशराफ हैं उनका नेतृत्व जो है वो हाशिए पे चला जाएगा, और भाजपा के लिए एक संभावना पैदा हो जाएगी कि वो पसमानदा मुसलमानों का एक हिस्सा अपनी ओर खींच सकें, और मुसलमान वोटों का जो कंसोलिडेशन उनके खिलाफ हो जाता है उसको गड़बड़ा सके। दूसरी भाजपा को ये उम्मीद है दूरगामी दृष्टि से। तीसरी उम्मीद ये है कि शक्तिशाली जो ओबीसी और दलित जातियां हैं, जाटव, मुख्य तौर पर जाटव और यादव, उनके सामने दिक्कत आएगी कि जो छोटे छोटी अति पिछड़ी जातियां हैं, अति दलित जातियां हैं, वो ये मांग करेंगी कि भाई आप ये सब सारे फायदे आप उठा रहे हैं, हमको कुछ नहीं मिल रहा है। ये भाजपा को मुख्य तौर पे इससे ये उम्मीद है। अब विपक्ष को क्या उम्मीद है, यही देखने की बात है। विपक्ष मानता है कि ये पसमानदा और अरजाल से मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा विपक्ष की मुस्लिम कंसोलिडेशन में। विपक्ष मानता है कि जो मजहब है, मजहबी एकता जो है वो इस जो फांक पड़ेगी मुस्लिम समाज में जातियों की जनगणना से, मजहबी एकता उस फांक को भर देगी, और वोट डालने के मामले में वो लोग और जो भी बहस करते रहे, वोट डालने के मामले में मुसलमान मतदाता मंडल बिखरेगा नहीं, वो पहले की तरह ही एकताबद्ध होकर भाजपा को वोट देगा। दूसरा, उनको ये लगेगा कि ये जो अति पिछड़े और अति दलित जो मांग करेंगे, ये तो सामाजिक न्याय की राजनीति के भीतर की उठाई जाने वाली मांगे हैं, लेकिन ये भी तो स्पष्ट होकर सामने आ जाएगा कि जो ब्राह्मण, बनिया, ठाकुर, राजपूत और कायस्थ, भूमिहार और कायस्थ, ये जो 5 जातियां हैं जो उत्तर भारत, पश्चिमी भारत और मध्य भारत में छाई हुई हैं, और एक बिहार को अगर पूर्वी भारत मान लें तो पूर्वी भारत के उस हिस्से में है, इन जातियों की संख्या कितनी ज्यादा कम है, और उसके मुकाबले ये कितने बड़े बड़े लाभों का उपभोग कर रही है लगातार। तो वो बिल्कुल एक ऐसा संदेश जाएगा जिसमें, और ये सब जातियां भाजपा की समर्थक हैं, ये भी स्पष्ट है, और ये कांग्रेस को, समाजवादी पार्टी को, राष्ट्रीय जनता दल को, सबको पता है, बहुजन समाज पार्टी को भी। ये अभी ऐसा नहीं है कि ये कभी इनमें दया आ जाएगी, वो कभी अचानक प्रगतिशील और क्रांतिकारी हो जाएंगी और ये भाजपा छोड़ के इधर चली आएंगी, इनका एक हिस्सा इधर आ जाएगा, वो जमाना चला गया। अब ये बहुत ही स्थिर रूप से भाजपा के साथ है, भाजपा जीते हारे उसी के साथ रहती। तो उन लोगों को ये साफ हो जाएगा कि पिछड़ी और दलित जातियों को स्पष्ट हो जाएगा कि ये इनके पक्ष में किसी तरह से नहीं जाना। तो जिसको अखिलेश पीडीए कहते हैं, या जो राहुल गांधी की मांग है, इस लिहाज से एक छोटे से मतदाता मंडल के खिलाफ एक बड़े से मतदाता मंडल की एकता करने की संभावना खुलेगी, ये विपक्ष का मानना है।
जी, और मैं हिंदू एकता स्थायी रूप से गड़बड़ा जाएगी। मुझे लगता है कि ये है पूरा एक समीकरण जो आगे जाकर इसमें काम करेगा। जी। नहीं, प्रोफेसर साहब मैं एक छोटा-सा एक ज़रा क्लैरिफ़िकेशन मैं अपनी समझ के लिए, एक तो राहुल गांधी इस पे लगातार प्रेशर बनाए हुए हैं, उन्होंने कहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके टाइमलाइन बताओ, ये बेवकूफ बनाने की ज़रूरत नहीं है, महिला आरक्षण की तरह देंगे, देंगे। दूसरा लेकिन जो मुझे लग रहा है, जो मेरी समझ है, 2 बातें हैं, एक रिप्रेजेंटेशन की बात होती है, एक पार्टिसिपेशन की बात होती है। देश के जो संविधान था उसने रिप्रेजेंटेशन तो दिया दलितों को और शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब को। पार्टिसिपेशन नहीं हुआ उसका सत्ता की भागीदारी में। लेकिन मंडल ने पार्टिसिपेशन दे दिया था बिना उस आरक्षण के उस समय भी। अब तो आरक्षण भी हो गया है बहुत सी जगह। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो मामला है कि क्योंकि बीजेपी के मुफ्त वोट उसके पास हो गए 30% या 32% या 25% या 35%, वहां पे रिप्रेजेंटेशन एक अलग चलेगा पैरेलल, और एक पार्टिसिपेशन इन दी पॉलिटिकल पावर की भी एक बात हो जाएगी कि भाई ये तुम्हारी बेवकूफी नहीं चलेगी। जैसे कांग्रेस के एक बल्क वोट से वो वोट खिसक गया था मंडल के बाद, उसी तरह से ये जो बल्क वोट सबसे ज्यादा बीजेपी का वो खिसकेगा जरूर, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन और पार्टिसिपेशन दोनों दोनों धुरी पे ये काम करेगा। एक बहुत छोटी टिप्पणी। देखिए, राहुल गांधी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी इस घोषणा के बाद सरकार की, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ी मानीखेज थी। उसके मतलब ठीक से समझने की जरूरत है। राहुल गांधी कहना यह था कि ये पहला कदम है और ये देखना पड़ेगा। आप जातिगत जनगणना तो करा लेंगे, लेकिन साथ में हम ये भी पूछेंगे और इस दूसरे दूसरे इस प्रश्न का जवाब आपको देना पड़ेगा। ये तो पहला सवाल था। दूसरा सवाल ये होगा कि आप सत्ता में किसकी कितनी कहां भागीदारी है, किसके पास कौन कहां बैठा हुआ है, मीडिया जी में और हर क्षेत्र में, मीडिया में कहां बैठा हुआ है, प्राइवेट सेक्टर में कहां बैठा हुआ है, सरकारी क्षेत्र में कहां बैठा हुआ है, ये सब करना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि राहुल गांधी इस लड़ाई को नीचे तक ले जाने के पक्ष में है। वो केवल ऊपरी तौर पर जो मंडल कमीशन के बाद हुआ था कि सारी चीजें सतही तौर पर होकर रह गई थी। मंडल जी कमीशन तो एक तरह से जो खेतिहर और शक्तिशाली जो ओबीसी जातियां थी उनके पक्ष में गया व्यवहारिक रूप से। जी लिखा तो नहीं है उसमें ये बात, लेकिन उसका नतीजा तो यही निकला। आज जी हमारे पास हाइंडसाइट है ना, घटनाओं की पश्चात दृष्टि है, हम समझ सकते हैं कि हुआ क्या मंडल कमीशन का मतलब है। लेकिन राहुल गांधी इस चीज को नीचे तक ले जाना चाहते हैं। मुझे लगता है कि जातिगत जनगणना से सामाजिक न्याय की राजनीति का दूसरा अध्याय शुरू होगा जी 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 और वो अध्याय पहले अध्याय के मुकाबले कहीं अधिक बेहतर होगा और कहीं अधिक रूपांतरणकारी होगा। जी। ट्रांसफॉर्मेटिव होगा वो चैप्टर पूरा का पूरा। अब अभी भाई एक मैं दूसरा, क्योंकि वो भी एक इम्पोर्टेंट है। बीजेपी अपने को अपनी पीठ जितनी थपथपा ले, वो हो सकता है उसको वो लगे मैंने देश में ये कर दिया, सड़कें बना दी, इतना प्रोग्रेस कर दी, आयुष्मान योजना क्या। लेकिन गवर्नेंस में एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारा विदेश पार्ट। उस पे बीजेपी लगातार फेल होती रही है। 11 साल में एक भी जगह ऐसी नहीं है जहां पे बीजेपी कह सके कि हमारा गवर्नेंस में विदेश। चीन के मामले में हमने देखा कि आप अजीब तरह के स्टेटमेंट देते रहे, चीन ने आपके हिस्सा दबा भी लिया, आप चुपचाप आंख बंद करके दुबक के बैठ गए। इस बार पहलगाम में 28 लोगों की हत्या हुई है। पूरी तरह से ये साफ है कि उसमें पाकिस्तान का हाथ है। किसका हाथ है, कैसा हाथ है, ये जांच का विषय है। उस पे प्रधानमंत्री की चुप्पी, और चुप्पी ही नहीं, मैं मुझे मुझे दुख हुआ था। दुख से ज्यादा शर्म भी आई थी। दुख जब वो केरल में जाके एक चुनावी उसमें ब्राउनी पॉइंट स्कोर कर रहे थे कि ये देखो चीफ मिनिस्टर भी है, शशि थरूर है, मैसेज गया और मुस्कुरा रहे थे, मतलब दांत चियार के मुस्कुरा रहे थे। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि बीजेपी पूरी तरह से असफल है देश की को सुरक्षा देने में, और देश के विदेशी मामलों में तो हमारी सीमाएं असुरक्षित हो गई बीजेपी के रहते। मैं इस पे एक टिप्पणी कहूंगा, और एक मेरा एक छोटा प्रश्न उसके बाद में उस पर आऊंगा। देखिए, जब जब भारतीय जनता पार्टी अपने क्रियाकलाप की आगे जाकर कुछ समीक्षा करेगी 5-6 महीने बाद, जब ये मसला निबट जाएगा, तब उसके बाद उसकी समझ में आएगा कि नरेंद्र मोदी को क्या क्या नहीं करना चाहिए था। नरेंद्र मोदी को जब चिताओं में आग भी नहीं लगी थी, बिहार की रैली में जाकर वोट नहीं मांगने चाहिए थे और नीतीश कुमार के साथ मंच पर हंसी ठिठोली नहीं करनी चाहिए थी। उसके बाद नरेंद्र मोदी को बंबई में 9 घंटे तक फिल्म स्टारों के कार्यक्रम में नहीं रहना चाहिए था। 9 घंटे तक रहे, एक आध मिनट नहीं, 9 घंटे तक रहे। फिर उनको केरल में जाकर शशि थरूर के सामने इस प्रकार की बातें नहीं करनी चाहिए थी जो उन्होंने वहां पर केरल में की। ये सारे काम इस वक्त करने के नहीं है। नरेंद्र मोदी को अगर फिल्म स्टारों के वहां जाना था तो वो वहां पे अपना एक भाषण भेज सकते थे रिकॉर्डेड, जो स्क्रीन पर दिखा दिया जाता।
फिल्म स्टार जैसे मरे मरे ताली बजा रहे थे, फिर वहां भी बैठे मरे मरे ताली बजाते रहते, वो उसमें ऐसी कोई बात नहीं थी। और बिहार की रैली को उन्होंने कैंसिल ही कर देनी चाहिए थी। इसी तरीके से उन्होंने जो वहां पर फिर बाद में अदानी के पोर्ट, वहां अदानी के पोर्ट वाला मसला था ना असल में वहां पे। जी, देखिए वहां पे तो वो इसलिए गए कि वहां पे जो जो उन्होंने देश राष्ट्र को समर्पित की है योजना, वो अदानी का पोर्ट है। उसके बाद ये तस्वीर भी आई कि एक पेरियारी विजन भी आ रहे हैं, नरेंद्र मोदी भी बीच में है और बगल में गौतम अदानी भी चल रहे हैं उस पोर्ट में, जब उस जगह का निरीक्षण करने के लिए गए। तो स्थिति यह है कि नरेंद्र मोदी की, मुझे नहीं लगता कि नरेंद्र मोदी ठीक से समझ पा रहे हैं कि वो जो कर रहे हैं उन चीजों का असर क्या हो रहा है। जी, जी। हो मैं जाता है जी, सत्ता में जब आप बहुत दिन तक रह जाते हैं, तब आपको समझ कायदे से बढ़नी चाहिए, आपकी समझ, जी, और जी, साफ होनी चाहिए और बारीक होनी चाहिए और जी, नफीस होनी चाहिए आपकी समझ। लेकिन हो उल्टा जाता है आमतौर, सबका होता है, इंदिरा गांधी का भी हो गया था, राजीव गांधी का भी हो, सबका हो जाता है ऐसा। जी, शायद जवाहरलाल नेहरू को छोड़ के उनका एक जो बड़ा गूफ अप हुआ था भारत चीन युद्ध के दौरान, उसमें जवाहरलाल नेहरू ने भी गड़बड़ी काफी की थी भारत चीन युद्ध के दौरान। बाकी मौके पे ये जब से तीसरी बार ये प्रधानमंत्री बने हैं, और मैं तीसरी बार छोड़ दीजिए, आप पूरे लोकसभा चुनाव की मुहिम में ही देख लीजिए, नरेंद्र मोदी का पूरा आचरण जो है, वो उस नरेंद्र मोदी का, वो नरेंद्र मोदी नहीं है जो पहले की तरह का था, बहुत समझदार, बहुत एस्ट्यूट वगैरह वगैरह। जी, बहरहाल, तो मैं ये कह रहा हूं कि ये तीन चीजें इनके ऊपर आएंगी कि ये आपको सारे काम नहीं करने चाहिए थे। जी, जी। और अब आप देख सकते हैं कि अमित शाह क्या कर रहे हैं। अच्छा, फिर ये एक बड़ा दमन चक्र भी चला रहे हैं चारों तरफ, इनसे जी, कोई मैं सवाल उसपे ना पूछे। जी, नहीं मैं उस जी। पे आ रहा हूँ, मैं उस पे आ रहा हूँ, हम्म, लेकिन उससे पहले मैं एक एक चीज़ और कहूँगा। देखिए, दोस्ती में बहुत से हमने देखा है कि लोगों ने दोस्ती में करियर खत्म हुआ है, लोगों के बिज़नेस चौपट हो गए हैं। दोस्ती निभाने में 100% ने कहा है कि अडानी जी से दोस्ती निभाई तो भई हमें अच्छा लगे, बुरा लगे, हमने बहुत से लोगों को देखा। चंद्रशेखर जी हमारे और आपके जानने वाले थे, उनकी दोस्ती बहुत से लोगों को की से होती थी। हम्म, उनके ऊपर आरोप भी लगते थे, लेकिन देश को वो दाँव पे नहीं लगाते थे। अडानी जी में ये इतनी दोस्ती है कि देश भी अगर का भी भला नहीं हो रहा है तो उसमें भी दोस्ती निभा रहे हैं ये, एक। दूसरा मैं एक बात इसलिए उसको रेखांकित करूँगा और इस पे हम लोगों को एक 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 भारतीय नौसेना का एक यंग ऑफिसर 2022 में उसको कमीशन मिला, लेफ्टिनेंट नरवाल शायद नाम है, करनाल के हैं। 16 अप्रैल को शादी होती है, 19 अप्रैल को रिसेप्शन होता है और 23 अप्रैल को उसी करनाल में उनकी अंत्येष्टि हो जाती है क्योंकि वो पहलगाम में मारे गए हैं। उनके पिता का एक ही लड़का, एक लड़की है, लड़के की मृत्यु हो गई है। पहली मई को ब्लड डोनेशन कैंप होता है। उनकी पत्नी जिसका टोटल विवाह का वो 7 दिन तक का था, विधवा हैं। उनसे प्रेस वाले जब पूछते हैं तो हिमांशी ये कहती हैं कि भाई जाँच ज़रूर होनी चाहिए, हम बिल्कुल चाहते हैं इसकी जाँच। लेकिन ये हिंदू-मुस्लिम जो आप कर रहे हैं और कश्मीरियों को जो टारगेट कर रहे हैं, मत करिए। अब पूरी बीजेपी की ट्रोल आर्मी, मैं इसलिए इसको कह रहा हूँ, इसको इसको फिर से कह रहा हूँ कि वो बीजेपी की ट्रोल आर्मी जितनी गंदे और घटिया और बेहूदे मज़ाक कर रही है, उनके उनके शादी को लेके, उनके क्या-क्या चीज़ों को लेके, मैं इस पे कोई रोक नहीं लगी है बीजेपी की तरफ से। मैं इसमें भी एक टिप्पणी चाहूँगा कि ये किस तरह की आदमी आपने तैयार कर ली है बीजेपी ने और उसपे आपका कोई आप देखिए, जानबूझ के कर रहे हैं। मैं जी, आमतौर पे इन चीज़ों की तरफ देखता नहीं हूँ, लेकिन कभी-कभी नज़र पड़ जाती है। जब इतनी ज़्यादा हो रही है, तो कभी न कभी नज़र पड़ जाएगी। ये लोग गालियाँ देते हैं। ये लोग गंदी-गंदी गालियाँ देते हैं। ये लोग बाकायदा हिंदी में उत्तर प्रदेश में दी जाने वाली और बिहार में दी जाने वाली, मध्य प्रदेश में दी जाने वाली जो गालियाँ हैं, जिसके अंदर गुप्तांगों का ज़िक्र होता है, वो तक गालियाँ देते हैं वहाँ जी, पे। और ये इनकी कोई सीमा नहीं है इन लोगों की। और ये सारे के सारे लोग वही हैं, इनमें कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कभी विपक्ष के समर्थन में कोई गाली देता हो। ये सारे के सारे नरेंद्र मोदी के समर्थक हैं, नरेंद्र मोदी के व्यक्तिगत समर्थक हैं, भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं, उस तथाकथित हिंदू राष्ट्र के समर्थक हैं, जो शायद हिंदू राष्ट्र के जो पुराने पैरोकार थे, वो नहीं चाहते थे कि इस तरह के समर्थक हम लोगों के साथ रहे हों, जो 1925, 30, 40 में रहे होंगे। तो मैं ये कह रहा हूँ। तो ये तो इन्होंने एक ऐसी गुंडों की अ, वाक हिंसा करने वाले गुंडों की एक पलटन खड़ी की है, जिसकी कोई सीमा नहीं है। अब एक बात मुझे याद आ रही, जो मैं आपके सामने कहना चाहता हूँ। आप ये देखिए टीवी पे इस वक्त क्या चल रहा है। टीवी पर जो एनआईए जांच कर रही है, नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी जांच कर रही है, उसकी रनिंग कमेंट्री चल रही है। एनआईए वाले जा रहे हैं,
वो एक खास तरह की गाड़ियों पे चढ़े हुए हैं, अब उन्होंने ये किया, वहां पे सीन क्रिएट किया, फलाना ढिकाना, और दावा ये है कि इनको सारे डिजिटल एविडेंस, सारे डिजिटल फुटप्रिंट्स आतंकवादियों के मिल गए, और उन डिजिटल फुटप्रिंट्स के मुताबिक आतंकवादी जिनसे बात कर रहे थे, इन्हें प्रमाण मिल गए हैं। इस टीवी पे ऐलान किया जा रहा है, ये इन्हें प्रमाण मिल गए हैं, और अखबारों में भी छप रहा है कि वो वहां पे जम्मू कश्मीर, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में बैठे हुए जो उनके हैंडलर्स थे, उनसे बातचीत हो रही है। अच्छा, ये आपको इतने बड़े बड़े प्रमाण मिल गए हैं, और वो 4 लोग अभी तक, उनकी तस्वीरें भी रोज दिखा रहे हैं पूरे देश को, उनके स्केच दिखा रहे हैं, लेकिन उन 4 लोगों को अभी तक पकड़ा नहीं जा पाया है। वो 4 लोग लगातार गायब हैं। मैं जानना चाहता हूं कि वो भाई पाकिस्तान से भारत की सीमा लांघ के आए, उन्होंने एक जघन्य कृत्य किया, तो क्या वो पाकिस्तान चले गए वापस, या अभी भी वो हिंदुस्तान में है? अगर पाकिस्तान चले गए तब भी जवाब तलबी बनती है, और अभी भी हिंदुस्तान में है तब भी जवाब तलबी बनती है। प्रधानमंत्री रक्षा सेनाओं के मुखियाओं से मिल रहे हैं, और उनको ये कह रहे हैं कि, और क्या पता नहीं क्या कह रहे हैं उनको, वो तो हम लोग नहीं जान सकते कि उनमें क्या क्या बातचीत हो रही है, लेकिन उसकी खबर ये छप रही है कि उनको खुली छूट दे दी गई है। खुली छूट 3 पहलुओं से दी गई है। एक ये है कि वो जगह तय करें, समय तय करें, और तरीका तय करें। ये 3 पहलू। मैं कोई सुरक्षा विशेषज्ञ नहीं, लेकिन लेफ्टिनेंट मेजर जनरल विशंबर दयाल ने इस बात की आलोचना करते हुए कहा है कि ये राजनीतिक नेतृत्व का ये काम नहीं है। खुली छूट क्या होती है? राजनीतिक नेतृत्व कोई खुली छूट नहीं देता है, और जगह, समय और तरीका ये तय करना खुली छूट देना नहीं है। राजनीतिक नेतृत्व ये बताता है कि आपको किस सीमा तक जाना होगा, आपको अचीव क्या करना है, मतलब आपको क्या हासिल क्या करना है, आपका लक्ष्य क्या है, ये राजनीतिक नेतृत्व तय करता है। इससे अंदाजा हम लोग ये लगा सकते हैं, और मेरा अंदाजा बिल्कुल सही साबित होगा, मुझे पक्का यकीन है कि सरकार पाकिस्तान के खिलाफ कोई बहुत कुछ बड़ा करने की स्थिति में नहीं है, महसूस करती है। जी, जी। नहीं, अभी भाई मैं एक चीज इसलिए ऐड कर दूं, देखिए ये बहुत स्पष्ट है, हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है, सर, डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में कब और बॉर्डर क्रॉस करना युद्ध होता है। आपको युद्ध करना है कि नहीं करना है, ये राजनीतिक निर्णय होगा। ये निर्णय भारत के रक्षा के विभाग के लोग नहीं लेते हैं। इस देश में नहीं हुआ है, नहीं तो आप पाकिस्तान क्यों बना रहे हैं इस देश को? आप इस देश को पाकिस्तान प्लीज मत बनाइए। आप हिंदू मुस्लिम करके उसको, वो जो मुस्लिम लीग का सपना था वो आप पूरा कर रहे हैं। आप हिंदू लीग हो रहे हैं। दूसरा, आप सेना से ये क्या कह रहे हैं? वो तो सेना ही तय करती है कि कैसे, कब, कहां, क्या स्ट्रेटेजी होगी। वो तो सेना का ही प्रोरोगेटिव होगा। इस देश में इंदिरा गांधी ने कहा था कि युद्ध होना चाहिए, हमें सीमा पार करनी चाहिए। मानेक शाह ने कहा था कि ये समय नहीं है और ये समय होगा। तो आप ये सब क्या आप बता रहे हैं? आप झूठ बोल रहे हैं देश के साथ, आप गुमराह कर रहे हैं, और आप गुमराही नहीं कर रहे हैं, आप भारत के डिफेंस के जो लोग हैं, रक्षा के जो लोग हैं, उनको देश के सामने बुरी तरह से पेश कर रहे हैं, क्योंकि अब देश कहेगा देखो इन्होंने कुछ किया ही नहीं। अब ये कुछ दिन बाद हमने तो सारी छूट दी थी, इन्होंने कुछ किया ही नहीं। मेरे ख्याल में ये अपनी नाकामी को छुपाने के लिए कहीं ना कहीं देश की आर्मी, देश के डिफेंस के सिस्टम के पीछे छुपने की कोशिश कर रहा है। मैं बहुत छोटी टिप्पणी। नहीं, देखिए, आपकी बात सही है, लेकिन मैं ये मानता हूं कि ये लोग करेंगे तो कुछ ना कुछ जरूर, और उसमें बहुत ज्यादा समय भी नहीं लगेगा। अभी देखिए, जब उड़ी स्ट्राइक हुई थी तो 10 दिन के अंदर अंदर, आतंकवादी घटना के 10 दिन के अंदर अंदर उड़ी में सर्जिकल स्ट्राइक कर दी थी, वो कमांडो टीम ने की थी। उसके बाद में जब पुलवामा की घटना हुई थी तो उसके 12 दिन बाद बालाकोट स्ट्राइक कर दी गई थी, जो कि एयर स्ट्राइक थी। अब सवाल यहां पे है कि इस बार ये क्या करेंगे? क्या राजनीतिक नेतृत्व ने उनको ये कहा है कि आप पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में घुस जाइए और उसके एक हिस्से पे कब्जा कर लीजिए? क्या ये कहा गया है? अगर ये कहा गया है तो बहुत बड़ी बात है। जाहिर है कि इसके लिए बड़ी तैयारी की जा रही होगी, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, क्योंकि इससे युद्ध जो है वो बड़े पैमाने पर बढ़ सकता है, और अमेरिका भी इसके पक्ष में नहीं है। और टीवी पे लगातार ही कहा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय जो दिक्कतें होंगी उनसे बाद में निपट लेंगे, पहले तो बदला लेना है हमें। जैसे कि टीवी के एंकर ही बना रहे हैं नीति, और वो उनको जाकर थमा देंगे, और मोदी जी उस लिहाज से काम करेंगे। मोदी जी ने उन्हें कह दिया है कि आप ऐसा कह दीजिए। इस लहजे में टीवी के ऊपर बातचीत हो रही है।
तो मैं कहना ये चाहता हूं कि जहां तक सर्जिकल स्ट्राइक वगैरह या आतंकवादियों के कैंप उड़ा दो, ये सब बातें हैं, ये बातें, इन पे तो अब हालत ये हो गई है कि असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि वहां जाके हमला करके लौट मत आओ, वहीं बैठ जाओ, यानी कब्जा कर लो। जावेद अख्तर जावेद अख्तर कह रहे हैं कि बहुत ही कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, पटाखे नहीं छोड़ने हैं केवल आपको सीमा पर, और भी ज्यादा आपको कड़ी कार्रवाई करनी है। तो आप देखिए, दो लोग जो कि अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं, सरकार को आलोचनात्मक दृष्टि से देखते हैं, वो दोनों ये बात कह रहे हैं। तो इससे एक अंदाजा हम लगा सकते हैं कि सरकार के ऊपर जबरदस्त दबाव है, और उस दबाव को किस तरीके से स्पिन दिया जाए, उसके अंदर जातिगत जनगणना की घोषणा कर दी। मुझे पक्का यकीन है कि अगर अभी नहीं करते, अगर ये पहलगाम वाली घटना नहीं होती, तो शायद कुछ दिन और ले लेते, करते जरूरी जातिगत जनगणना की घोषणा, क्योंकि लगातार लग रहा था कि ये जो हिंदू एकता का इनका पूरा फंडा जो है वो उनके हाथ से निकलता जा रहा है। जी। मैं एक छोटी टिप्पणी, बहुत ही छोटी। आपको लगता है कि बिहार इलेक्शन में इसका कोई फ़र्क पड़ेगा? क्योंकि ये बिहार नहीं, नहीं, इलेक्शन, कुछ लोग कह रहे हैं बिहार नहीं, इलेक्शन में कोई फ़र्क। नहीं, उस वक्त तो कुछ होएगा ही नहीं, जमीन पे कुछ निकल के आएगा ही नहीं कुछ। ठीक है। और अब चलते-चलते मैं एक चीज़ इसलिए मैं कर दूँ कि जब मैं इस समय अमेरिका में हूँ, भारत से चला, हम लोगों के साथ ही एक हैं 4 पीएम के संजय शर्मा हैं, उनका 4 पीएम को बंद किया गया है। मुझे ऐसा लगता है कि आप मेरा भी चैनल, किसी का चैनल बंद हो सकता है, और ये सरकार को अगर ये लगता है कि हमने आपने जो बातचीत की उसमें कुछ गड़बड़ी है, तो उसका बिल्कुल प्रेरोगेटिव होना चाहिए। मैं इसको भी मानता हूँ कि जितनी भी हम स्वतंत्रता की बात करें, मान लीजिए कोई हम थंबनेल लगा रहे हैं, वो ठीक नहीं है, वो उसपे लोगों के अपने-अपने व्यूज़ हो सकते हैं। लेकिन अगर आप बंद कर रहे हैं तो बताइए तो कि किस लिए बंद कर रहे हैं। मैंने जब ये जिस दिन बंद हुआ, उसके मैंने 1 घंटे बाद संजय से बात की थी, संजय जी से। मैंने उनसे कहा कि, उसने कहा नहीं भैया, तो हमने कहा जब तुम नोटिस भेज रहे हो तो उसमें ये तो उनसे पूछो कि मुझे आप फांसी पे लटका रहे हैं, किसका मैंने कुछ जुर्म किया वो तो बता दीजिए। ये बिल्कुल साइलेंट है उस पे। इस पे मैं एक एक टिप्पणी चाहूँगा, क्योंकि वो चाहे देखिए, नेहा सिंह जहां तक राठौर मेरी के, जानकारी है, मैं अभी संजय भाई जी बस ने, एक चीज़ कंप्लीट कर लूँ। नेहा सिंह राठौर ने जिस तरह से वो गाने गा रही थी, मैं उसको बहुत सी चीज़ों को मैं उचित नहीं मानता हूँ, लेकिन वो उनकी स्टाइल है, उनकी अभिव्यक्ति है। लेकिन जो बैन कर देना, जेल में डाल देना, एफआईआर कर देना, वो मुझे लगता है कि ये कहीं न कहीं हम हमारे और आप सबके दरवाजे खटखटाए जा रहे हैं। जी, देखिए, संजय जी ने सरकार को लिखा था कि 24 घंटे के अंदर आप जवाब दीजिए कि आपने क्यों किया ऐसा। वहां से कोई जवाब नहीं आया, जिसकी लगता है सभी को उम्मीद थी कि वहां से कोई जवाब नहीं आएगा। अगर सरकार को जवाब ही देना होता तो वो पहले बता के कहती, भाई आपने ये किया इसलिए हम कर रहे थे। सरकार के पास कोई जवाब है नहीं। उसके बाद अब वो सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने रिट दिल्ली में आके दायर की है, और शायद सोमवार को कल परसों पता लग जाएगा कि उसकी सुनवाई किस दिन होगी, उसकी तारीख कौन सी लगेगी। ये सोमवार को मालूम पड़ जाएगा। और वकीलों का ऐसा मानना है कि 99% संभावना इस बात की है, वरिष्ठ वकीलों का ये मानना है कि इनको तुरंत पूरी राहत प्राप्त होगी। ये पहली बात, मतलब ऐसा लगता है देखने में। आगे क्या होगा ये भविष्य के गर्भ में, लेकिन हम लोगों को न्यायपालिका पे पूरी तरह भरोसा इसमें करना चाहिए। मैं ये मानता हूं कि ये सरकार ने वार्निंग शॉट फायर किया है। भाई, सब्सक्राइबर की दृष्टि से 4 पीएम देश का सबसे बड़ा चैनल है, तो और सरकार का बहुत कड़ा आलोचक भी है। तो वार्निंग शॉट ये फायर किया गया है ताकि सब लोगों को ये बता दिया जाए कि आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। सरकार का दमन चक्र केवल यहीं पे नहीं रुका हुआ है। कम्युनिटी स्ट्राइक को हथियार बना के जो यूट्यूब के नियम है, उसमें बहुत सारे छोटे-छोटे नए चैनल जो हैं, वो लगभग बंद कर दिए गए हैं या बंद होने के कगार पे हैं। उसमें नियम ये होता है कि अगर आपके पास 3 कम्युनिटी स्ट्राइक हो जाती हैं, तो चैनल बंद हो जाता है, और 3 महीने 2 मतलब एक दूसरी स्ट्राइक के बाद में 3 महीने के भीतर-भीतर अगर तीसरी स्ट्राइक होती है, तो चैनल खत्म। तो ये स्थिति, और वो यूट्यूब किसी की नहीं सुन रही है, क्योंकि सरकार का उसके ऊपर बहुत बड़ा दबाव है। वो सरकार ने साफ तौर पर उन यूट्यूब के यहाँ पे जो भी हैं उनको कह दिया है कि हम कुछ नहीं सुन सकते। तो वो लोग कुछ कुछ सुन नहीं रहे हैं। तो स्थिति यह है कि सोशल मीडिया जो सरकार की आलोचना का एक बहुत बड़ा केंद्र बन गया था, उसको जबरदस्त दमन का इस वक्त सामना करना पड़ रहा है। और मैं ये भी मानता हूं कि ये संजय जी के प्लेटफॉर्म को बंद किया गया, इससे भी ज्यादा बड़ी चिंता की बात यह है कि जो निकट भविष्य में कानून आने वाला है, जिसमें हम लोगों की जुबान पूरी तरीके से उस कानून के जरिए बंद कर दी जाएगी।
अगर हम लोग वास्तव में अपने इस पत्रकारी प्रोजेक्ट को जारी रखना चाहते हैं तो हमें सारे काम छोड़ के पहला काम ये करना चाहिए कि हमें अपनी एकता, जो यूट्यूब पे लोग सक्रिय हैं, हमें अपनी एकता का एक मंच बनाना चाहिए, एक क्लब बनाना चाहिए हमें, और उस क्लब दिल्ली में बनाना चाहिए, खासतौर दिल्ली में बनाना चाहिए, वो लखनऊ नहीं, हालांकि लखनऊ में बहुत यूट्यूबर्स हैं आजकल, हैं? तो दिल्ली में बनाना चाहिए और उसके जरिए एक संगठन बने ताकि इन तमाम मामलों के ऊपर सरकार को प्रतिवेदन दिए जा सकें, अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी को प्रतिवेदन दिए जा सकें, और दूसरे जो मीडिया संगठन हैं, चाहे वो एडिटर्स गिल्ड हो, चाहे वो टीवी की खबरों वाला संगठन हो और दूसरे हो, प्रेस काउंसिल हो, सबको प्रतिवेदन दिए जा सकें, एक संघर्ष किया जा सके। अगर सरकार कानून बनाती है तो उस कानून के खिलाफ हम लोगों को वक्तव्य देना होगा। ये सब काम हम लोगों को करने चाहिए, वरना क्या होगा, कानून बन के आ जाएगा और फिर हम लोग बगले झांकते हुए घूमेंगे। अभय जी, मैं एक चलते चलते एक बात इसलिए कह दे रहा हूँ, और ये जानते हुए कर रहा हूँ कि इसमें जरा जोखिम है। मैं अमेरिका आया हूँ, 10 दिन से घूम रहा हूँ। यहाँ तमाम अंग्रेजी के जो हमारे सो कॉल्ड पत्रकार बड़े बड़े हैं, सब लोग आते हैं। ये हर 2 4 6 महीने पे यहाँ कुछ छुट्टी बिताने, कोई कुछ करने आता है, कोई 10 दिन रह रहा है, कोई 5 दिन। एक भी शब्द मैं कहीं सुनता नहीं हूँ कि ये यहाँ आए, इन्होंने ये बात कही, इन लोगों से मिले। इंडियन डायस्पोरा से मिलने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ आते हैं। अमेरिका की संरचना ऐसी है जहाँ पे वो इस तरह के लोगों को मुलाकात हो सकती है, उनको फिर से बुलाया जा सकता है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि आज सोशल मीडिया में जो रीजनल लैंग्वेजेस और हिंदी है, उनका एक प्रमुख स्थान हो गया है, और शायद जिम्मेदारी भी हम लोगों की ज्यादा बढ़ गई है। अब हम जैसे पहले था ना कि हिंदी पत्रकारिता जब थी तो अंग्रेजी का भी माना जाता था कि ज्यादा अच्छे लेख उसमें निकलते हैं, ज्यादा इलीट क्लास उसको पढ़ता है। इलीट क्लास वोट देने नहीं जाता है, ये तो तय है। और मुझे ऐसा लगता है कि आज शायद जिम्मेदारी रीजनल लैंग्वेजेस और हिंदी लैंग्वेज की इस मामले को बचा के रखने की ज्यादा बढ़ गई है। मैं एक छोटी टिप्पणी करके इसको खत्म करूँ। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, अंग्रेजी में मैंने कुछ चैनलों में देखा है, अंग्रेजी में भी उसमें उससे कुछ व्यूअर्स मिल जाते हैं, कुछ लोग देख लेते हैं। लेकिन जो हिंदी की स्थिति है वो उससे बहुत कई गुना ज्यादा है। यहाँ तो हालत ये है कि 1 घंटे के अंदर 50,000 लोग देखे, और वो 4-5 घंटे के अंदर वो सब कई लाख हो जाता है। जिस तरह हिंदी के प्लेटफॉर्म्स की जो सब्सक्राइबरशिप बढ़ती है, वो अपने आप में इस बात का प्रमाण है। तो वो वहां पर बहुत बहुत बड़ी ताकत, बहुत बड़ी ऊर्जा उसके अंदर जनरेट होती है, और यही सरकार के लिए चिंता का विषय है। सरकार इसको जरूर कंट्रोल और कैप्चर करेगी। ये सरकार सीसी में माहिर है, कंट्रोल और कैप्चर में माहिर है, जरूर करेगी। ये तरीका जो अपनाया गया है, ये फौरी तरीका है पहलगाम के मद्देनजर, लेकिन एक स्थायी नियंत्रण करने की भी पूरी कोशिश की जाएगी, वो कानून के जरिए की जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद अभय भाई, बातचीत करने के लिए। थैंक यू सो मच।